अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विदम् विविधाश्च पृथक चेष्टा धर्मम चैवात्र पंचमम। नमस्कार, मैं अर्क पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र है जहां योग, ज्योतिष, वास्तु, धर्म और अध्यात्म सब मिलकर मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह चैनल उन विचारों और व्यक्तित्वों का संगम है जिन्होंने अपने कर्म, साधना और सेवा से समाज की जीवन धारा को नई दिशा प्रदान की है। सनातन राष्ट्र के पुनर्निर्माण के इस अभियान में हम हर उस विभूति को मंच प्रदान करते हैं जिनके कर्म और साधना ने समाज को नई दिशा दी है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व वाले समाज सेवी, राष्ट्रनिष्ठ तथा राजनीतिक चिंतक परम आदरणीय डॉक्टर अरविंद गांधी जी उपस्थित हैं, जिनका विचार और कर्म हम सबके लिए प्रेरणा का प्रेरक हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज का विशेष संवाद साधना से समाधान के इस मार्ग पर प्रज्ञापुंज के साथ। नमस्कार सर, मैं आपका आज प्रज्ञापुंज के मंच पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि समाज को, राष्ट्र को अपना परिचय आप स्वयं दें। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद गांधी है। मैं उच्च न्यायालय में फौजदारी का अधिवक्ता हूं और समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और भारत की प्रमुख सुरक्षा सेवा वाली संस्थान जो भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत है, भारत सुरक्षा परिषद, उसका भी अध्यक्ष हूं, जिसके माध्यम से समाज में, देश में तमाम विभिन्न प्रकार के जो निरीह लोग हैं, गरीब आवाम है, उनके लिए मैं सहयोग और सेवा प्रदान करता रहता हूँ। जो भी हमारे लायक होगा, संस्था के लायक होता है या संस्था जो उपयुक्त समझता है ऐसे लोगों को हम लोग पूरी तरह से निष्ठा के साथ निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। गांधी जी, हम जानना चाहेंगे कि समता समाजवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके स्थापना में किस प्रकार कार्य हो रहा है और किस तरह आप संगठनात्मक रूप से इसे कार्य कर रहे हैं? समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 2003 में हुई। इससे पहले ये 1982 में स्थापित की गई थी, लेकिन 2003 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और तब से तदंतर अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत, जिला पंचायत, अन्य विभिन्न निर्वाचनों में पार्टी तंत्र हिस्सा लेते हुए जनता के बीच, आवाम के बीच उपस्थित रहती है और पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता की सुविधाएं, जन सुविधाएं जो आवाम को पूरी तरह से आज विधायक बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, हमारा जो प्रतिनिधि होता है पार्षद बनने के बाद भूल जाता है। यह लोकल समस्याएं हमारी है। जब उनके पास जनप्रतिनिधि होने के बाद उनके पास जब आवाम जाती है, क्षेत्र की जनता जाती है, तो वो भूल जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि समता समाजवादी कांग्रेस द्वारा कितने विधायक और कितने सांसद चयनित हो चुके हैं अभी तक? अभी तक कोई सांसद चयनित नहीं हुआ है। पार्टी पूरे देश में 2 से लेकर 5% तक वोट प्राप्त किया और तदंतर प्रयत्नशील है। आगे आने वाले विधानसभा के जो 2027 की चुनाव है, पार्टी उसमें पूरी तरह तैयारी में है। 400 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर समान विचारधारा वाली घटक दल हमारे साथ आते हैं तो उनके साथ सीटों का साझा उस परिस्थिति में की जाएगी जो समान विचारधारा, संवैधानिक रूप से पंथ निरपेक्ष समाजवाद की विचारधारा से जुड़े हुए लोग होंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि समता समाजवादी कांग्रेस की क्या क्या मुख्य विचारधाराएं हैं और लोग इससे किस प्रकार जुड़ सकते हैं? समता समाजवादी का सीधा उद्देश्य है समतामूलक समाजवादी, समतामूलक समाज से जुड़ा हुआ है। समता का मतलब समान रूप से या कोई भी चीज, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं, कोई जाति, कौम या किसी भी प्रकार का वर्ग भेद भी नहीं यहाँ पर है और हर प्रकार के लोग यहाँ जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। उनकी पूरी तरह से हम लोग निष्ठा के साथ सुनते हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? वर्तमान में चुनाव आयोग जो भारत निर्वाचन आयोग है, केंद्र सत्ता के अधीन, वो उसके इशारे पर काम कर रही है। यह स्पष्ट सर्वविदित है। मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के अखबार, पूरे देश के चैनल देखने से स्पष्ट होता है। और जो उनकी कार्रवाइयां हैं राजनीतिक दलों के साथ, उनके सांसदों के साथ, उनके विधायकों के साथ, उनके पार्टी के नेताओं के साथ, वो पूरी तरह से विचारधारा मतलब चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत है और सरकार के इशारे पर काम किया जाना बताया जा रहा है। नमस्कार है जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस समय अटल जी थे, उनका ये वक्तव्य था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वक्तव्य था 2024 चुनाव के बाद कि जिस समय संविधान में उन्होंने कहा
जिसमें संसद में उन्होंने कहा कि देश चलाने के लिए सर्वमत की आवश्यकता है। तो कहीं ये एसआईआर सर्वमत की प्रति तो नहीं अग्रसर किया जा रहा है, या इसे कह सकते हैं कि नई चुनावी राजनीति है? पूरे हिंदुस्तान में देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इस समय हैं, उन्होंने एक आवाज उठाई कि देश में जातीय जनगणना की जानी चाहिए, लेकिन उसके ठीक उल्टा इतर इन्होंने एक एसआईआर लागू किया। इनका कहना, लोकसभा में इन्होंने बयान दिया, सदन में स्पष्ट बताया एसआईआर क्यों हम लागू कर रहे हैं। ये कहते हैं हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए, इसलिए एसआईआर लागू कर रहा हूं। लेकिन आपने अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े? आप उत्तर प्रदेश में आप बना रहे हैं जो है कि वो रहने के लिए उनको जो है कि रैन बसेरा, आप क्यों रैन बसेरा बनाएंगे उनको रहने के लिए? यदि मिला तो पहली बात तो मिला नहीं, सदन में बयान नहीं दे पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ मतलब कितने पकड़े गए, आपने आज तक नहीं किया। एसआईआर के नाम उत्तर प्रदेश में 3,89,00,000 लोगों का वोट आपने काट दिया। इसका क्या कारण था काटने का? बस उसमें जो है कि सीधा कहते हैं कि ये जो है कि नहीं थे, इनके पास दस्तावेज नहीं है। जो व्यक्ति 90 साल का बुजुर्ग हो गया, अब इस समय क्या भारत में रहने वाले निवासी को, जो पुरखों से रह रहा है भारत में, जो भारत का मूल निवासी है, जिसका हृदय भारत से जुड़ा हुआ है, उसे अपने निवास के लिए या अपने रहने के लिए प्रमाणित करना पड़ेगा स्वयं को? स्वयं की व्यक्तित्व का प्रमाण है ये कि राजनीतिक चुनाव का ये जो है नया मुद्दा उठ रहा है। ये अगर ये सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर ये यही चाहेंगे कि आप 90 साल के बुजुर्ग हैं, आप अपने रहने का प्रमाण दीजिए कि आप भारत के ही नागरिक। आज बहुत बड़ी विडंबना है, देश में नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। हम निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, वो मिलता नहीं जल्दी। तमाम तरह के दस्तावेज लिए आइए, दस्तावेज 90 साल का बुजुर्ग कहाँ से लाएगा? वो अपना जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र भी नहीं खोज पाया कायदे से। जन्म प्रमाण पत्र उस समय था ही नहीं, 1976 के बाद लागू हुआ जन्म प्रमाण पत्र। नगर निगम का जो एक्ट बना, तो कहां से लाएगा? अगर मुझसे मांगा जाए कि 2000 आप अपना ले आइए, तो मैं 1966 में कहां से लाऊंगा जी? ये सब एक्ट नहीं थी। तो वो मतलब इस तरह की बहुत बेबुनियाद तरीके से थे। पहले 2014 से पहले जो राशन कार्ड बनाए जाते थे, देश की पूरी जनता को कार्ड था, उस पर लिखा रहता था यह नागरिकता का प्रमाण पत्र है, वो लागू कर, वही व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। अच्छा, यूजीसी का जो नया मुद्दा लागू होने वाला था, जिसे कोर्ट द्वारा स्टे लगा है और जिसे काला कानून कहा जा रहा है, जो सवर्णों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो इस तरह की जाति आरक्षण संबंधी कोई बिल लाना ही नहीं चाहिए। ये जबरदस्ती लाके बेवजह बेबवाल करके देश की जनता को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का विकास हो नहीं रहा है, भारत का विनाश हो रहा है, भारत की पैसे में लूटपाट की जा रही है। उस ऐप को छिपाने के लिए एक मुद्दा छोड़ दिया, उसी मुल्क के पूरा देश घूमता रहे। हम कह रहे क्या जरूरत था? जब वो आरक्षण, इसी आरक्षण के चक्कर में 1989 में कितनी लड़के, कितने लोग मरे, आपको लाए बीच में? नहीं लाना चाहिए आपको, लेकिन लाकर सिर्फ दिमाग डाइवर्ट करने के, भारत की जनता का माइंड दूसरे तरफ घुमा देने का, ताकि हमारे तरफ ध्यान न जाए, हमारे चोरी पर, हमारे भ्रष्टाचार पर न जाए। आज देश में इतनी जबरदस्त भ्रष्टाचार है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नाना प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं। ये जीएसटी का टैक्स आ रहा है, वो कहा गया? एक ही बाउंड्री बाल तोड़कर कई बार बनाया जा रहा है। सड़कें चेक पर बनाई, पूरी सड़क का पैसा लिया जा रहा है। ये क्या है? सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है। अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली घूस कर मार दी रहा है, न्यायालय में कोई गारंटी नहीं। पत्रकार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, जो 24 घंटा घूमता सड़कों पर, रिस्क लेता है। आप कैसी सरकार है? महिलाओं का दिन दहाड़े अपहरण, रेप, बलात्कार, तमाम घटनाएं हो रही है, आप सुरक्षा की बात करते हैं, कोई गारंटी नहीं। कैसी आपकी व्यवस्था है? तो इस तरह की तमाम तरह को ये जो समस्याएं हैं देश की, उसको घुमाने के लिए कि जनता उस पर जो है कि ध्यान न दे, इसीलिए कोई एक मुद्दा छोड़कर, जैसे यूजीसी मुद्दे को छोड़ करके घुमा दिया, डाइवर, अब उसी में उलझ गया, पूरी ध्यान उधर चला गया, अब सब काम खत्म हो गया। अच्छा, आज के समय में शंकराचार्य को अपने शंकराचार्य होने का प्रमाणित करना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य के मुद्दे पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जैसा सर्वविदित है कि शंकराचार्य की नियुक्तियां विद्वत परिषद द्वारा की जाती है। तो विद्वत परिषद द्वारा की जाती है, तो विद्वत परिषद को इस पर, अगर किसी तरह का इस पर विवाद हो रहा है, तो विद्वत परिषद को आगे आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तविकता स्थिति क्या है। हमारा सीधा मानना है, बाकी इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। वास्तविक स्थिति यही है। तो आप समाज को, राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश की जनता को, देश की आवाम को, समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए आप आगे आइए, लड़िए और देश की भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले,
ताकि पूरे हिंदुस्तान की जो भ्रष्टाचार है उसका उजागर किया जाए और भ्रष्टाचारियों का समाप्त किया जाए, उन्हें खात्मा किया जाए, और जो पत्रकार, अधिवक्ता, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जुड़ा है उस पर हम लोग लड़ें और संघर्ष करें और उस सुरक्षा की व्यवस्था को प्रदान करने में सरकार को दबाव बनाएं कि वो हम ऐसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं कि आज के समय विपक्ष अपने मूल से हट रहा है, और जैसा गांधी जी ने कहा कि अगर व्यक्ति को विकास चाहिए, अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व को उजागर करते हुए समाज के लिए कुछ नया करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के हम संवाद को विराम देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहें प्रज्ञापन चैनल साधना समाधान।